दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग ऑनलाइन स्कीम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में जानकारी करेंगे, जिसका मेन पार्ट्स है दैनिक जीवन में विज्ञान। दैनिक जीवन में विज्ञान किस तरह महत्व है पूर्ण है, आज हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विज्ञान है क्या। मानव द्वारा प्राकृतिक प्रक्रमों और प्रयोगों के निरीक्षण द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के प्रयोग ने प्रौद्योगिकी को जन्म दिया। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी दोनों ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत ही बड़ा महत्व है। जैसे दैनिक जीवन में साबुन या अपमार्जक, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं, और साबुन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। अपमार्जक रासायनिक रूप से पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन द्वारा बने होते हैं। ये मृद एवं कठोर जल में गंदगी को दूर कर देते हैं। प्राकृतिक रेशे होते हैं। यदि कोई रेशा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है तो उसे हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, जैसे रुई एवं जोट पौधों में, जबकि ऊन एवं रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है। कुछ कृत्रिम रेशे होते हैं जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ये उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं जो रेशों से रूप में मिलते हैं। इन्हें धागे के रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव निर्मित रेशे हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये टिकाऊ होते हैं, सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध, आसान मरम्मत एवं शीघ्रता से पूरी तरह से सूख जाते हैं। कृत्रिम रेशों को गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं एवं नष्ट भी हो सकते हैं। ये इनकी प्रमुख कमी है। प्लास्टिक जैसे है, प्लास्टिक एक बहुलक होता है, पॉलीमर कहते हैं, जिसे प्लास्टिक के अनेक गुण होते हैं। जंगरोधी होती है, हल्की होती है, मजबूत होती है, टिकाऊ होती है, विद्युत व ऊष्मा के दुर्बल चालक होती है, परंतु यह वातावरण के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार ईंधन वे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण है कोयला, लकड़ी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, तेल, गैस आदि। इस प्रकार ये मानव निर्मित बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम करती हैं। टीका व टीकाकरण, किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई पिलाई या किसी अन्य रूप में दी जाती है उसे टीका कहते हैं, तथा यह क्रिया टीकाकरण कहलाती है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण सर्वाधिक प्रभावी एवं सबसे सस्ती विधि मानी जाती है। जैविक खाद, विभिन्न सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, शैवाल तथा नील हरित शैवाल मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखते हैं। इन सभी जीवों का उपयोग मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन्हें ही मिश्रण को हम जैविक खाद कहते हैं। ट्रांसजीनी फसलें, ऐसी फसलें जो विभिन्न जीवों के जीनों के संयुग्मों से बनाई जाती हैं, ट्रांसजीनी फसलें कहलाती हैं। ये पुरानी किस्मों से उत्पन्न होती हैं। फिर आता है पशुपालन, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है। पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। इसमें गौवंशी पशु, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, ऊंट आदि आते हैं। गाय की कुछ दुधारू नस्लें के विषय में हम लोग जानकारी करेंगे। सबसे एक नंबर में होती साहिवाल। यह पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सिंधी, कराची और हैदराबाद से आयातित इलाहाबाद, हसूर, बंगलुरु एवं गुवाहाटी में पाई जाती है। भैंस की कुछ दुधारू नस्लें होती हैं। मुर्रा सबसे नंबर एक में है मुर्रा, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान एवं हरियाणा में पाई जाती है। नीली रवि मोंटगोमरी पाकिस्तान एवं फिरोजपुर भारत में। भदावी, ग्वालियर, इटावा के आसपास, यमुना व चंबल नदियों के पास क्षेत्र में। मत्स्य पालन, मछली उत्पादन में भारत का विश्व में 7वां, जबकि उत्पादन में एशिया का दूसरा स्थान है। एक्वा कल्चर में जलीय प्राणियों के साथ उपयोगी पौधों का भी संवर्धन शामिल है।
मधुमक्खी के पालन तथा रखरखाव की वैज्ञानिक विधि को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों का मुख्य उत्पाद शहद है, जबकि मोम सह उत्पाद है। इसी प्रकार हम रेशम कीट के विषय में जानकारी करेंगे। रेशम प्राप्त के लिए रेशम कीटों के पालन को रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। भारत का रेशम उत्पाद में 5वां स्थान है। कौन सा? 5वां स्थान है। मुर्गी पालन, न्यू हिम्पशायर तथा रेड कुछ बाह मुर्गियों की किस्में हैं के नाम हैं, जहां वर्मा, कोचीन, लैंगशान एशियाई किस्में हैं एवं सुसेक्स, कार्निक्स, डार्किंग, रिपकेन ब्रिटिश किस्में हैं। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कुछ क्रांतियों के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं। हरित क्रांति, आधुनिक कृषि तकनीकी द्वारा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें हरित क्रांति का उत्पादन हुआ। श्वेत क्रांति, दुग्ध तथा डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति का जन्म हुआ। इसी प्रकार और भी क्रांति हैं कुछ। सिल्वर क्रांति, मुर्गी उत्पादन तथा अंडे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सिल्वर क्रांति का। ब्लू क्रांति, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डायनमो का निर्माण माइकल फैराडे ने किया। किसने किया? माइकल फैराडे ने डायनमो का निर्माण किया। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके 3 भाग होते हैं, आर्मेचर, सर्पी वलय एवं ब्रश तथा क्षेत्र चुंबक। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चारों द्वारा माइक्रोफोन से उत्पन्न विद्युत ऊर्जा लाउड स्पीकर में पहुंचाई जाती है और लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन का उपयोग टेलीफोन में भी होता है। टेलीविजन का आविष्कार सन 1923 में जॉन बेयर्ड ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेलीविजन बहुत दूर की वस्तुओं को देखने की युक्ति कहते हैं। टेलीविजन में ध्वनि का प्रसारण रेडियो की भांति ही होता है। टेलीविजन में 2 भाग होते हैं। पहला वह भाग जो चित्रों अथवा दृश्यों का क्रमवीक्षण करके उनके अनुरूप विद्युत स्पंदन उत्पन्न करता है से आइकोनोस्कोप अथवा प्रेसी कहते हैं। दूसरा वह भाग जो विद्युत स्पंदों को प्रकाश तरंगों में परिवर्तित करके प्रदीप्त चित्र अथवा दृश्य को प्रस्तुत करता है। दूसरे भाग को काइनेस्कोप कहते हैं। इसी प्रकार हाइड्रोजन एवं परमाणु बम का निर्माण ऑटो हान ने किया। किसने किया? ऑटो हान ने किया। हाइड्रोजन बम बनाने के लिए पहले परमाणु बम बनाया जाता है। परमाणु बम को चारों ओर से भारी हाइड्रोजन के किसी यौगिक जैसे लिथियम हाइड्राइड से घेर देते हैं। परमाणु बम का विस्फोटक कराकर उच्च ताप एवं उच्च दाब उत्पन्न किया जाता है, जिससे ड्यूटेरियम के नाभिकों में ऊष्मीय गति के कारण इतनी अधिक ऊर्जा आ जाती है कि वे एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं तथा संलयित हो जाते हैं। संलयन में अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। जेट विमान, यह जेट इंजन से चलने वाला एक प्रकार का वायुयान होता है। इन विमानों को लंबी दूरी तक उड़ान भरने के लिए उपयुक्त माना गया है। जंबो जेट बोइंग 747 विमान एक विशाल व्यावसायिक विमान और कार्गो परिवहन विमान है, जिसे अक्सर जंबो जेट या आसमान की रानी के उपनाम से जाना जाता है। कौन सी रानी? आसमान की रानी के उपनाम से जाना जाता है। इसकी उच्चतम गति लगभग 928 किलोमीटर तथा पंखों का फैलाव लगभग 60 मीटर तक होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं हेलीकॉप्टर। यह एक विमान है जिसे अधिक क्षैतिज रोटर के द्वारा ऊपर की दिशा में मोदित किया जाता है। इसकी औसत चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ये रहे हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आप लोगों को